जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़े का आगमन, यूपी में भाजपा की स्थिति और यूक्रेन में फंसे छात्रों पर जताई चिंता। डाली दमाहे पर प्राणघातक हमले के मामले में 9 लोगों पर मामला दर्ज, लोधी महासभा ने दी बालाघाट बंद की चेतावनी। बोर्ड क्लास के प्राइवेट छात्रों के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल की देख रही बेरुखी, 80 किलोमीटर दूर बनाया गया परीक्षा केंद्र। लालबरा जनपद सीईओ की शुरू हुई जांच, जनपद सदस्यों ने कार्रवाई नहीं होने पर कार्यालय में तालाबंदी की दी चेतावनी। बजट के अभाव में दम तोड़ रही है, जिले में खोली गई 5 गौशालाएं, तकनीक के आगे दम तोड़ रही है गौमाता। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बब्बर सेना के अध्यक्ष डाली दमाहे पर प्राणघातक हमला करने के मामले में ग्रामीण पुलिस ने भाऊ अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। 28 फरवरी की रात्रि ग्राम गोंगलई में भोलेनाथ बाबा मंदिर के सामने हुई इस वारदात में गंभीर रूप से घायल डाली दमाहे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 फरवरी की रात्रि 11:30 बजे करीब डाली दमाहे भोले बाबा के मंदिर में सोए हुए थे, तभी आधा दर्जन से अधिक लोग आए और पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री दमाहे पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करते समय योगेश मोहारे को दाहिने पैर की जांघ में चोटें आई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में फरार हो गए। इस वारदात में घायल डाली दमाहे को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। वहीं उसकी रिपोर्ट पर ग्रामीण पुलिस ने संजीव भाऊ अग्रवाल और उसके 8-9 साथियों के विरुद्ध 147, 148, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरपड़िया जंगल में इसी ग्राम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसवाड़ा पुलिस ने मृतक युवक संस्कार गौतम 22 वर्ष की लाश बरामद की है और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मार्च को सुबह 8 बजे करीब संस्कार बैलगाड़ी लेकर रेत लाने के लिए गांव के समीप ही झामझुम नाला गया था, किंतु 12 बजे तक संस्कार रेत लेकर घर नहीं लौटा। सब परिवार वालों ने नाले से रेत लाने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि नाले में बैलगाड़ी है किंतु संस्कार नहीं है। तब परिवार के लोगों ने नाले के पास जंगल में खोजबीन की, तब उन्हें संस्कार पेड़ में फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। संस्कार ने बैल बांधने की रस्सी जामुन के पेड़ में बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम वादाटोला में इसी गांव की एक महिला की नहर में गिरने से मौत हो गई। मलाजखंड पुलिस ने मृतिका सुमित्रा पति मुन्ना मरावी 46 वर्ष की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मार्च को सुबह सुमित्रा बाई नहर होते हुए अपने खेत जा रही थी, तभी घर से जाते समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से सुमित्रा बाई नहर में गिर गई और घुटने भर पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। आने जाने वाले लोगों ने सुमित्रा बाई की लाश नहर में देखा और उसके घर वालों को बताया। घटना की रिपोर्ट सुमित्रा बाई के पति मुन्ना मरावी ने पुलिस थाना मलाजखंड में की थी। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नांदी में इसी गांव के एक 65 वर्षीय वृद्ध डालीराम गौतम की मोटरसाइकिल की ठोकर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 मार्च को 4 बजे भैंस चराने लेकर जा रहा था। मेन रोड जाते समय कटंगी से मोहगांव की ओर तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने धनीराम को ठोस मार दी। यहां सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से डालीराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल बालाघाट में डालीराम के उपचार के दौरान मौत हो गई। लालबरा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बल्लारपुर में पंकज मेश्राम उम्र 29 वर्ष की लाश घर के स्थित कुएं से पुलिस ने 1 मार्च को रात में बरामद की। 2 मार्च की सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है एवं पुलिस जांच में जुट चुकी है। परिजनों ने बताया कि मृतक पंकज मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज नागपुर से प्रारंभ था और वह हमेशा मानसिक तनाव में रहता था। 1 मार्च को जब उसके छोटे भाई ने देखा कि उसका भाई घर पर नहीं है, तो उसके द्वारा उसकी तलाश पड़ोसियों के साथ मिलकर की गई, जिस पर कुएं के सभी मृतक की चप्पल मिली, जिसके बाद गल डालकर शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग कायम किया गया और पुलिस जाँच कर रही थी।
भारतीय रेलवे के द्वारा गोंदिया से बालाघाट होते हुए तिरोड़ी और गोंदिया से समनापुर होते हुए नैनपुर तक पैसेंजर ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जिसके चलते भारतीय रेलवे से जुड़े नागपुर जोन के रेलवे अधिकारियों का निरीक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है, ताकि पैसेंजर ट्रेन को तिरोड़ी तक और नैनपुर तक बढ़ाया जाए तथा जल्द ही इस ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्धारण किया जा सके। इसी मंशा से नागपुर जोन के 2 ADRM AK सूर्यवंशी और जगताप निरीक्षण करते हुए दोपहर में बालाघाट स्टेशन पहुंचे। आपको बताया कि यह दोनों रेलवे अधिकारी स्पेशल ट्रेन से तिरोड़ी पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा स्टेशन का निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक सभी जानकारी ली गई, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी उसी ट्रेन से बालाघाट स्टेशन पहुंचे, जहां उनके द्वारा कुछ देर रुकने के पश्चात वे समनापुर के लिए रवाना हुए। समनापुर में रेलवे अधिकारियों के द्वारा पैसेंजर ट्रेन को आगे नैनपुर तक बढ़ाने के संबंध में निरीक्षण करते हुए पूरी जानकारी ली गई। आपको बताया कि बालाघाट स्टेशन में उनके आने का कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने के कारण रेलवे अधिकारी ट्रेन से नीचे नहीं उतरे और कुछ देर पश्चात ही समनापुर के लिए रवाना हो गए थे। इसी दौरान ट्रेन में ही उनसे रेलवे के सलाहकार समिति के द्वारा सदस्यों के द्वारा मुलाकात कर जिले से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपते हुए समस्या निराकरण की मांग की गई। तिरोड़ी स्टेशन में निरीक्षण के दौरान ADRM AK सूर्यवंशी के द्वारा बताया गया कि कटंगी वाली ट्रेन तिरोड़ी तक आएगी। यह लाइन बन गई है तो ट्रेनें आएगी ही। इस रेलवे ट्रैकों पर पैसेंजर गाड़ियां धीरे धीरे चलाना शुरू हो जाएगा। इन रेलवे ट्रैकों पर पैसेंजर गाड़ियां धीरे धीरे चलाना शुरू हो जाएगी। एक बार गोंदिया वाला जो कटंगी तक आता था उसको यहाँ तिरोड़ी तक लाएगा, यहाँ से रहेगा, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। जब लाइन बन गया है तो सब बाकी आगे बढ़ेगा। सर तिरोड़ी से तक के सर क्यों सर तुमसर तक के कम से कम। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाए एवं योगेश मोहारे पर किए गए प्राणघातक हमले को लेकर लोधी समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोधी महासभा से जुड़े जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता बुधवार की दोपहर में जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक से उद्यान में एकत्रित हुए। यहां उनके द्वारा बैठक को लेकर इस मामले में हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई करवाने की आवश्यक निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान इस घटना को लेकर लोधी समाज के सभी पदाधिकारियों में भारी आक्रोश देखा गया। बैठक के पश्चात लोधी महासभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता रैली के रूप में SP कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से मुलाकात कर सभी हमलावरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की गई तथा 3 दिन के भीतर सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर बालाघाट बंद जैसा कदम उठाए जाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। हमने बैठक बुलाई थी कि घटना 28 तारीख को हुई है, इस पर निष्पक्ष जांच, जितने दोषी है सब पर कार्रवाई हो तत्काल, और दोबारा जो पीड़ित लोग हैं उनकी बयान हो। और हमने पूरे बिंदुओं पर SP साहब से भी बात की। SP साहब ने आश्वस्त किया कि हम दोबारा बयान भी देंगे, दोनों का, योगेश का भी, डाली का भी। SP साहब ने बोल दिया, SP को फोन भी किया। TI नरेगा भी वहाँ पर है, जो अस्पताल है बढ़िया से बढ़िया, उन्होंने वहाँ के SP से बोलकर कि सहयोग हॉस्पिटल है वहाँ का, और पूरा इलाज जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो SP साहब की निगरानी में हो रहा है। इन सब बिंदुओं पर जांच होना चाहिए। इस बात को लेकर हमने आज बैठक कराई थी, और हमने बैठक में ये भी कहा है कि 2-3 दिन के अंदर पुलिस पर कार्रवाई, हमारे कहे अनुसार पूरी ईमानदारी से हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम बालाघाट बंद करेंगे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। उनके कथन के आधार पर जिनका भी नाम आया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब इसमें एक तो FIR कर ली गई है उचित धाराओं में, और इनके कथन के आधार पे जिनका भी नाम आया है उनकी हम लोग अग्रिम विवेचना के अनुसार उसमें विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर हम लोग गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी जैसा मैंने बताया कि FIR में इनका नाम आया है, पर जिस आधार पे हमारे पास साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ सामाजिक लोग भी आए थे आपसे मिलने के लिए? लोधी समाज के अध्यक्ष आए थे, जिनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, और उन्होंने इसमें जो भी शामिल हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहेगी, और साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इनमें जितने लोग भी शामिल हैं सभी पे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, हमले के पीछे कोई वजह सामने आई है अब तक? अभी प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि कोई पुराना विवाद रहा है इनके बीच का। विवेचना में सभी तथ्य अभी नहीं आ पाए हैं,
और जैसे जैसे डिटेल्स आते हैं उसके आधार पर हम लोग ठीक है। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका ने कबाड़ बेचकर अपना जुगाड़ करने की योजना बनाई है, जिसके चलते नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर पड़ी नगरपालिका की कबाड़ संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा नगरपालिका अधिकारी की नज़र बूढ़ी फिल्टर प्लांट में रखे करोड़ों रुपए कबाड़ पर भी है, जिसकी लिस्टिंग करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अच्छे और खराब दोनों प्रकार के सामानों की लिस्टिंग करने में नगरपालिका को करीब 15 दिनों का समय लग जाएगा और मार्च माह के अंतिम दिनों में इस कबाड़ को बेचने के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया ने बताया कि नगरपालिका के पास बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, जिसकी लिस्टिंग करने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी लिस्टिंग का चार्ज डीएल तिवड़े को सौंपा गया है। लिस्टिंग कर यहाँ पता लगाया जा रहा है कि कितना सामान अच्छा है, कौन कौन सा सामान उपयोग में आ सकता है, वहीं कितना सामान कबाड़ हो चुका है, क्योंकि जंग लगने के चलते बहुत सारा सामान खराब हो चुका है। उसकी लिस्टिंग के बाद कबाड़ को बेचने की योजना बनाई जाएगी। लिस्टिंग करने के बाद यह देखा जाएगा कि इसमें हमें कितनी धनराशि आ सकती है। फिलहाल कबाड़ की अनुमानित लागत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लिस्टिंग करने के बाद उसकी अनुमानित कीमत निकालकर उसे नीलाम करने की प्रक्रिया शासन के दिशा निर्देश के अनुसार तय की जाएगी। 15 दिनों के भीतर कबाड़ की लिस्टिंग करने को कहा गया है। संभवतः मार्च के अंत तक कबाड़ बेचने के टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अभी तिवरे जी को मैंने चार्ज दिया है उसका शाखा का, तो वो इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं कि कितना हमारे पास कबाड़ पड़ा हुआ है जो कि जंग लगने से या फिर मतलब टाइमली ख़त्म हो रहा है नेचुरली रूप से। तो इसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा प्रकरण को कि कितना कबाड़ है, उससे कितनी धनराशि हमारे पास आ सकती है। अंदाज क्या लगाया जा रहा है कि कितने का कबाड़ होगा? ये अंदाज तो खैर लिस्टिंग होने के बाद ही सही पता चल पाएगा अंदाज। तो इसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी? नीलाम करने की रहेगी या कैसा क्या? नीलामी रहेगी, जो शासन के जो निर्धारित प्रोफार्म है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। क्या माना जाए कब तक हो पाएगा ये पूरा काम? अभी लिस्टिंग होने में शायद समय लगेगा 15 दिन के लगभग, उसके बाद फिर संभवतः मार्च में। जी हाँ, मार्च में। जनपद शिक्षा केंद्र वारासिनी के स्टाफ के द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे विधायक प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर जिला बालाघाट में प्रतिनियुक्ति पर आए बीआरसी, बीएससी एवं सीएससी के एनपीएस कटौती की राशि उनके खाते में जमा नहीं की गई, जिसे वापस दिलवाने की मांग की गई। उपस्थित जनों के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग बालाघाट के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर बीआरसी, बीएससी और सीएससी के वेतन से प्रति माह एनपीएस की राशि कटौती की जा रही है, किंतु करीब 25 महीने हो गए शासकीय अंशदान सहित राशि उक्त कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा नहीं हो पाई, जिसके कारण कर्मचारियों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कि प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अपने आल एमपी से जितने भी जन शिक्षक बीएससी, बीआरसी कार्यरत है, इनका सर प्रति माह वेतन 10% काट के खाते पे जमा किया जाता है, किंतु विगत 20 से 25 माह की जो 10% की राशि और शासन की राशि हमारे आवेदकों के एनपीएस खाते में आज दिनांक तक की जमा नहीं की गई है। इसके बारे में डीपीसी सर को भी ज्ञापन दिया गया है और मौखिक चर्चाएं भी की गई, लेकिन आज तक के अपने को कोई भी यानी उसका समाधान प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो एनपीएस की जो राशि है 10% जो काटी गई है 20 से 25 माह की, लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए शुद्ध वह हमारे एनपीएस के खाते में जमा की जाए। वारासिनी नगर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं हिंदुस्तान निर्माण दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार तोगाड़िया का आगमन हुआ, जिनका जय स्तंभ चौक पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद श्री तोगाड़िया के द्वारा उनके संगठन के द्वारा चालू की गई एम्बुलेंस सेवा को भगवा झंडा दिखाकर शुभारंभ किया गया, जिनका जय स्तंभ चौक पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। जिसके बाद श्री तोगाड़िया के द्वारा उनके संगठन के द्वारा चालू की गई एम्बुलेंस सेवा को भगवा झंडा दिखाकर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उनका बालाघाट की ओर रवाना हो गए। डॉक्टर प्रवीण कुमार तोगाड़िया ने वर्तमान में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कठिनाई है, पर इसका कारण किसान है, क्योंकि वहाँ दुखी है। बॉर्डर पर बैठे 700 किसानों की मृत्यु हो गई और वहाँ चाह रहे हैं कि मृतक किसान को मुआवजा उपज का अच्छा समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदुस्तान निर्माण दल पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। और कठिन रास्ता होने का कारण किसान दुखी है, नाराज है और दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल किसान बैठे और 700 किसान मरे, तब तक किसानों की चिंता नहीं की और मरने के बाद भी एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है और किसानों को
न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बना है, इसलिए किसान नाराज है, तो शायद बड़ी तकलीफ खड़ी हो सकती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं हिंदुस्तान निर्माण दल के संस्थापक प्रवीण भाई तोगाड़िया बुधवार को बालाघाट पहुंचे, जो नगर के कमला नेहरू सभागृह में आयोजित त्रिशूल धारण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। श्री तोगाड़िया के बालाघाट आगमन पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री तोगाड़िया के द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा कमला नेहरू सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में ओजस्वी उद्बोधन दिया। श्री तोगाड़िया ने कहा कि भारत में 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में से 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके कारण हिंदू की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार कम होती जा रही है। आने वाले कुछ वर्षों में संख्या और ज़्यादा घट जाएगी। श्री तोगाड़िया ने भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए लगने वाली अधिक फीस को लेकर भी कहा कि भारत में डॉक्टरों की पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपये चाहिए। यूक्रेन में वही पढ़ाई 25 लाख रुपये में हो जाती है, तो ऐसे में भारत के बच्चे पढ़ने के लिए यूक्रेन क्यों नहीं जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वीर हिंदू विजेता हिंदू हमारा मिशन है, जिसे राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू खतरे में है। इसके लिए गांव-गांव तक राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन कर युवाओं को जोड़ा जाएगा।